ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु जो होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ रिलेशंस को लाके सामने खड़ा कर देते हैं, आपके कार्मिक डेट्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये किस तरह से होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है? 100% कार्मिक, कंप्लीट कार्मिक है ये। और राहु केतु की अगर किसी की महादशा चलती है तो उसके लाइफ में गुड या बैड इवेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। अगर चल रही है तो आपके साथ में चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी चीज़ें कि यार ये मैंने चीज़ें सोची नहीं थी। सडन इवेंट राहु केतु करवाते हैं। केतु जिसका स्ट्रांग होता है उसकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। राहु जब फर्स्ट हाउस में होता है और केतु जब 7th हाउस में होता है तो क्या कुछ कार्मिक पैटर्न्स और क्या कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं जो एक इंसान की लाइफ में आते हैं? किस तरह से ये दोनों इन्फ्लुएंशियल होते हैं उस टाइम पे अपने अपने हाउसेस में? देखिए, लगन में राहु बैठ के सेल्फ ऑब्सेस तो इंसान को बनाता है 100%। ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ के बहुत लंबे समय तक वो इंसान खुद को लेके भ्रम में रहता है। ठीक है जी। और लगन में बैठ के राहु, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का मेष राशि भी वहाँ पे होती है और वहाँ पे बैठता है, तो हाई ईगो देता है। एक लंबा कार्मिक उसका लेसन ये है कि हर वक्त वो इंसान सिर्फ खुद की सुनता है। उसका कार्मिक लेसन ये है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करके किसी को गुरु बनाए अपनी लाइफ में। चैन ही नहीं पड़ेगा। सर्च होता है कि मुझे सर्च, उसकी सेंसेस को प्यास है वो। इससे भी पूछ लूं, इससे भी पूछ लूं, और धीरे धीरे वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। और जिन लोगों को बहुत वो नहीं होता, एक बहमील नहीं होते कई लोग, यार मैंने शाम के टाइम दिया बत्ती नहीं करी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैंने ये व्रत तोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैं बिल्ली रास्ता काट गई कुछ गड़बड़। ये सब राहु की चीज है, क्योंकि सेंसेस एक्टिव है वो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह। तो 2nd हाउस में राहु या टॉरस में राहु जो है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। अचानक से कुछ सूझी और कुछ बोल दिया, वो प्रेडिक्शंस खतरनाक चले गए। 3rd हाउस जो है ना वो आपका प्लेग्राउंड है। इसलिए जो स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पेशली अगर मैं जितना मुझे नॉलेज है, विराट कोहली का 3rd हाउस में राहु है, तो स्पोर्ट्स में जो उनको साहस दिया है वो हम सभी जानते हैं, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। राहु 5th हाउस में 101% पितृदोष है कंप्लीट। इनको भगवान की पूजा से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पुत्रों की पूजा मतलब सिंपल उनको याद करें। और पितृ लोग आप कंफ्यूज जाते हैं कि मदर के फादर के, आपका डीएनए दोनों का आया है। और पितृ क्या है? आपकी डीएनए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपका डीएनए, और 5th हाउस आपका डीएनए है। अगर डीएनए डिस्टर्ब होता है तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो पितृदोष है। तो मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि आप एक जन्म में अपने पूरे कर्मा को डिसॉल्व कर लो और मोक्ष मिल जाएगा आपको। या आपके 1000 कर्मा है, मैं आपको 10 जन्म देती हूँ, तो आप कौन सा ऑप्शन लोगे? एक ही जन्म में करेंगे तो फिर आपको राहु केतु 6ठे 12वें में मिलेगा। क्योंकि 12वें में मोक्ष है ना केतु। तो इसी जन्म में जितने जन्मों के इधर उधर की कर्मा है ना, वो बटोर के भगवान एक पोटली में दे दिए कि इसी में कर ले, क्योंकि केतु 12वें घर में बैठा है, मोक्ष मिल जाएगा। इतनी सी लाइन में आपके जितने व्यूअर्स हैं ना, अगर जिनका भी राहु केतु बैठा है, वो अपनी लाइफ की स्टोरी पूरी तरीके से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और आंखों में से आंसू और आ जाएंगे उनके। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट में। और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट माधवी। हर जीवन के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर कहानी के पीछे 2 छाया बिंदु होते हैं जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। राहु जब आपकी कुंडली में प्रबल होता है तो राहु आपको उन्नति की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जो शायद आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। लेकिन राहु शायद आपको राजा बनाने के बाद सब कुछ आपसे एक झटके में छीन सकता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु के अंदर स्थायित्व की कमी होती है। वहीं केतु जब आपकी कुंडली में प्रबल होता है तो केतु आपको सब कुछ एक्सट्रीम में देता है, और इसके साथ में केतु आपको स्थिरता के साथ साथ एक्सट्रीम भावों तक ले जाता है। यानी कि वो जो भी देता है आपको एक्सट्रीम में देता है। आज हमने राहु और केतु की बात की है
इन दोनों के सभी 12 एक्सेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। इसलिए ये पॉडकास्ट देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपका राहु और केतु किस भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में और आपके जीवन पर क्या कुछ खास असर डाल रहा है। हमने शुरुआत की है जब राहु लग्न में है, वहां से लेकर के जब राहु 12th हाउस में है तो क्या कुछ असर ये राहु आपके जीवन पर डाल रहा है। वहीं केतु की भी हमने बात की है, जब केतु सप्तम भाव में है वहां से लेकर जब केतु षष्ठम भाव में पहुंचता है तो क्या कुछ असर हमारे जीवन में केतु का देखने को मिलता है। इसलिए बिना देरी किए आप अपने अपने बर्थ चार्ट और अपनी अपनी कुंडलियां खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आपको ये देखना है कि राहु और केतु आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ बैठा है और क्या इस डिस्कशन में जो भी बातें हो रही है वो आपको अपने जीवन में भी देखने को मिल रही हैं। एंड आई सजेस्ट कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको एंड तक इसको देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। ऐसा हमने कभी नहीं किया है कि हमने राहु और केतु के सभी 12 एक्सेस को डिस्कस किया हो, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनको आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल स्कॉलर, एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी श्रद्धा शर्मा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम, वेलकम टू स्पीकिंग। थैंक यू सो मच। वी आर डिलाइटेड टू हैव यू हियर वंस अगेन। एंड आपका वो जो पॉजिटिव ऑरा है ना, इट्स ऑलरेडी क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वाइब एंड आई एम श्योर कि जितनी डिलाइटेड मैं फील कर रही हूँ हमारी ऑडियंस भी उतनी ही डिलाइटेड फील करेगी। सो अभी मैम जैसे हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि राहु और केतु के बारे में। सो टू स्टार्ट विथ, मैं एक बेसिक क्वेश्चन से एक स्टार्ट लेना चाहूँगी जो एक ऐसे इंसान के जहन में भी उठता है, दिल में आता है, जिसको नहीं पता है कि राहु और केतु क्या होता है। राहु और केतु क्या है? ये ग्रह हैं या छाया शक्ति हैं? छाया ही है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ मैं आपको राहु केतु की, और आपके व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, क्योंकि राहु का सब्जेक्ट जितना भी आप, केतु और राहु इस टाइम पे कलयुग में ऐसा है कि इसकी प्यास खत्म ही नहीं होगी जी। आप देख लीजिए, ये वाला कंटेंट बहुत चलता है। राहु का आते ही हम शनि ये सब चलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि कलयुग में इनका बहुत बोलबाला है इन ग्रहों का, ठीक है ना, स्ट्रांग है ये। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझे तो राहु के वो सब पता है कि वो सर है, ऊपर का पार्ट है, और केतु नीचे का पार्ट है, ठीक है ना। मैं इस पे वैदिक स्टोरी पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और वो राक्षस का सर काटा था। वो 2 पार्ट हो गए थे, और वो नॉर्थ जो है साइड और साउथ साइड का जो चंद्रमा के वो छाया बिंदु है, ठीक है ना। और ये 2 ग्रह हैं जो वो ताकत रखते हैं सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने की। वही लगा रहे ना, एक्लिप्स आता है तो कौन लगा रहा है? यही लगा रहे हैं 2। तो छाया होके भी सोचो कितने पावरफुल है ये, ठीक है ना। तो पावर तो इनमें बहुत है, ठीक है। और ये सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की भी पावर रखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा को ही इन्होंने ग्रहण लगा देते हैं तो बाकी तो फिर आराम से ये पावर रखने की कंट्रोल रखते हैं। तो राहु स्ट्रेट अवे हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट है। आप देखिए, ऊपर वाले पार्ट में ही हमारे सेंसेस हैं सारे। सेंसेस मतलब सुनना, बोलना, सूंघना, देखना, सेंसेस यहीं से कनेक्टेड है। तो जब भी राहु बहुत प्रबल होता है जिनकी जन्म पत्रिका में, ये मैं एक सिम्टम भी बता रही हूँ, लोग बाग इजीली ये चेक कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष अपने ग्रहों के बारे में नहीं पता है, मेरी ये बात सुन के वो इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा में एक्टिव हो जाएगा, महादशा में एक्टिव हो जाएगा, या किसी का लग्न में बैठा हुआ है, या प्रोमिनेंट राहु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हुए, उनमें ये जनरल एट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। उनके सेंसेस बहुत हाई होते हैं, उनका कान बहुत तेज होगा। कान और यार कुछ कोई बात कर रहा है, क्या बात कर, इसको सुनाई में आ जाएगा। स्मेल सेंस बहुत तेज होगा उसका, खुशबू और बदबू जल्दी से आएगी, उसको फटाफट से पता चलेगा। आइज, ये जितने भी सेंसेस है ना, ये एक्टिवली काम कर रहे हैं उसके, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कोई भी ऊर्जा है एक, अब वो ऊर्जा को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपका अटेंशन कहाँ है,
जी। वो ऊर्जा बढ़ जाती है, सिंपल है। अगर राहु की ऊर्जाओं को आप एडिक्शंस में यूज कर रहे हो तो वो वाला एडिक्शन वाली बढ़ जाएगी, वो इंद्रियां आपको उसमें ले जाएंगी, सेंसेस जो हैं। और अगर आप उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में यूज कर रहे हो, डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो, तो राहु फिर आपको बहुत तरक्की दे देगा। इसीलिए राहु दवा और दारू दोनों को काम करता है। दवा में तो अगर आपके सारे ये सेंसेस खराब हो गए, ठीक है ना, इंद्रियों को खराब कर लिया, फिर तो आप दारू पकड़ लेते हो डिप्रेशन में आके, क्योंकि सेंसेस अब चाहिए आपको। क्योंकि राहु क्या करवाता है सबसे पहले काम, कि आपको एस्केपिज्म में लेके जाता है। आपको उस चीज को रियलिटी, क्योंकि इल्यूजन है जी, भ्रम है, भ्रम में 24 घंटे आपका दिमाग रहता है, तो रियलिटी की कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उससे भागते हो। तो अपने सेंसेस को ओवर रूल करने के लिए आप एडिक्शंस में जाते हो। तो वो राहु का नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट है कि सेंसेस बहुत एक्टिव हैं, तो आइडियाज बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। राहु जिनका स्ट्रांग होगा वो लोग दिमाग चला के ही काम करते हैं, उनका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, जिसको हम चालाक लोमड़ियां भी बोल सकते हैं। अगर हम वैसे समझे तो चालाक लोग बहुत जगह पे यूजफुल ही है, अगर वो नहीं होंगे तो कोई काम ही नहीं कर सकते। एक हाँ, स्मार्ट लोग, वाइज लोग, वाइज नहीं, वाइज सैटर्न बनाता है, स्मार्ट राहु बनाता है, तो स्मार्ट होते हैं बहुत ज्यादा। उनको पता है, राहु वाले को, अगर मेरा राहु प्रोमिनेंट है तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है। वो माइंड को रीड कर लेंगे, माइंड को रीड भी कर लेंगे, और माइंड को अब कैसे बदलना है, हिप्नोटाइज कैसे करना है, ये भी राहु की क्वालिटी है, क्योंकि सेंसेस उसके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है, बहुत डीपर है वो भी अपन जब सभी लग्नों के ऊपर बात करेंगे तो किसका ब्लॉक्ड रहता है सेंसेस, किसके एक्टिवली काम कर रहे हैं। जिनके एक्टिवली काम कर रहे हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पे बैठे हुए हैं, वो शरीर से कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि शरीर है ही नहीं राहु के पास, वो केतु के पास में। इसलिए दिमाग तो चल रहा है, लेकिन राहु वाली पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब होता है ना कि एक वो वर्ड होता है कि यार मैं हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि शरीर नहीं है। दिमाग चला चला के काम कर लेंगे। केतु तो है ही नहीं, बॉडी का पार्ट नीचे वाला तो है ही नहीं, वो केतु के पास में। तो अब मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे 10 लोगों के साथ चाहिए, तो राहु दिमाग चला के कम्युनिकेट करके उनकी सेंसेस के साथ में खेल के उनको अट्रैक्ट तो कर लेगा, वो सब काम अच्छा करा लेगा, लेकिन वो खुद जाके काम नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी नहीं है, इसलिए वो हेल्पलेस फील करता है। इसीलिए राहु जहां बैठा है ना, जिस भाव में बैठा हुआ है, वहां पे आप हेल्पलेस फील करते हैं पूरी लाइफ, क्योंकि आपके पास में बॉडी नहीं है। अब केतु के पास में सेंसेस नहीं है, तो केतु इंट्यूशन पे काम करता है, इसलिए बोलते हैं केतु इंट्यूशंस पे जाता है पूरी तरीके से। तो केतु जिसका स्ट्रांग होता है उसकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। अल्टप्पे में काम होते हैं ना जो लोग, यूं हो गए, तुक्के में हो गए, अल्टप्पे में हो गए, या मेरे को ऐसा लगा यार ये कर लेना चाहिए। इवन राहु वाले जो प्रोमिनेंट लोग हैं ना, उनको अपन बोलते हैं ना कि यार इसको है ना बैठे बैठे, आप मेरे सेंटेंस पे जाना, इसको है ना बैठे बैठे ना सूझता बहुत है। ये राहु प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको बैठे बैठे, क्योंकि राहु 10 दिशाओं में उसका, क्योंकि हम बोलते हैं ना रावण के 10 सर थे, तो नेगेटिव एनर्जी के पास में क्या है, 10 सर है दिमाग चलाने के लिए। इतना दिमाग चलाते हैं कि आप उनसे जीत ही नहीं सकते। उनको 50 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 2 साल पुरानी सारी बातें याद है, उनको कहाँ काउंटर करना है वो सारा याद है, क्या आइडिया लगाना है, किसको क्या बात बोल के उसको बोलते ना अपन वो कर देते हैं, किसी को मैनिपुलेट करना। तो ये राहु अब मैनिपुलेशन में भी गुड और बैड दोनों होता है। और जितनी दुनिया चल रही है, बाहरी दुनिया जो हम आंखों से देख रहे हैं, वो सब मैनिपुलेशंस पे ही चल रही है। अगर हर जगह हम रियलिटी ले आएंगे या रियलिटी की बातें बोल देंगे, तो आधे से ज्यादा रिश्ते तो आपके उसी दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमको भी मैनिपुलेशन पसंद है। जैसे मेकअप हम बोलते हैं एक तरीके से राहु है, ठीक है ना। रियलिटी वाला फेस हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर हम बिना मेकअप के बैठ जाएंगे तो, लेकिन रियलिटी तो वही है, तो सामने वाले इंसान को भी राहु ही चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर केतु में इंट्यूटिव पावर्स है, केतु में भोलापन है, उसके पास में दिमाग है ही नहीं, इसीलिए वहां पे जल्दबाजी भी है और वहां पे बिना सोचे समझे हुए कार्य भी हैं, जहां पे दिमाग लगा ही नहीं, बस कर दिए उठ के। आपने मुझे बोला कि जाओ इनको थप्पड़ मार के आ जाओ, मेरे पास में राहु प्रोमिनेंट नहीं, मेरा केतु प्रोमिनेंट है, मैं सिर्फ आपको फॉलो कर रही हूँ,
मैं उठी और मैंने थप्पड़ मार दिया, आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, केतु वाले को नहीं पता है। इसलिए केतु जिनका वीक होता है चार्ट में, उन लोगों को आप आराम से हो सकता है ये वर्ड थोड़ा सा वियर्ड और अजीब सा हो, जैसे हम कुत्ते के गले में फंदा नहीं डाल देते, एक वो डाल देते हैं और फिर हम उसको साथ साथ लेके चलते हैं, तो वैसी स्थिति हो जाती है, टेम कर लेते हैं। तो जो लोग रिलीजन को लेके, एजुकेशन को लेके, सिस्टम को लेके, समाज की धारणाओं को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, जो सिर्फ एक डर्रे पे चल रहे हैं, हाँ जी उसने ये बोल दिया हम तो उसी को फॉलो करेंगे, वीक केतु है। क्योंकि उनको टेम कर लिया है, खुद का माइंड सेंसेस ही काम नहीं कर रहे ना। तो आप देखिए जिनका केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है, वो रिलीजियस चीजों के अंदर, हम बोलते हैं ना कट्टर केतु बनाता है, कि बिना सोचे समझे बस मारे जा रहे हैं, बस क्यों? क्योंकि हमारा धर्म। इसके पीछे गुड क्या है, पॉजिटिव क्या है, उनको सुनना ही नहीं, क्योंकि सेंसेस ही नहीं है। बस आपको वो एक केतु का वो एक्टिव कर दिया बटन, अब वो केतु का करेगा, बिना सोचे समझे काम करेगा। इसको हम एलोबरेट करेंगे जब हम सभी भावों के अंदर बात करेंगे। बहुत सुंदर थ्योरी है ये। राहु केतु अगर समझ लिया ना, या राहु केतु के एक्सिस को किसी ने उस पर एक मास्टरी कर ली, तो भी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है वो इंसान। मैम अभी आप जैसे बात कर रहे थे, हम ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, सो मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन आया कि जैसे हम देखते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, रिसर्च भी करते हैं, और हमारे पास ऑडियंस के भी कई सवाल आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग होते हैं, जिनको गुरु कृपा हासिल होती है, या जो साधना में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो उनके सारे सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनका बहुत ही कंट्रोल होता है कि वो किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेंगे, एंड दे हैव द पावर टू मैनिपुलेट आल्सो। इनका क्या स्ट्रांग होता है? राहु स्ट्रांग होता है? दोनों स्ट्रांग, बैलेंस है, स्ट्रांग नहीं है इसके अंदर। देखो हम नॉर्मल लोगों का सी सॉ के जैसे है, कभी हमारा राहु एक्टिव हो जाता है, कभी हमारा केतु एक्टिव हो जाता है, कभी राहु बैलेंस नहीं है, हमको करना बैलेंस है उसको, इसलिए वो एक्सिस के अंदर है, 180 डिग्री पर है दोनों। हमारा काम ये, तो जो लोग बहुत ज्यादा, जिनके सेंसेस भी कंट्रोल में आ गए, जिनकी नीचे की बॉडी भी कंट्रोल में आ गई, उन्होंने राहु और केतु के एक्सिस को बैलेंस कर लिया है। और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी यही है, इन दोनों एक्सिस को बैलेंस करना। अगर दोनों में से एक भी ऊपर जाता है ना तो गड़बड़ है, दिक्कत है। तो हमको लगता है अच्छा केतु तो इंट्यूशन भी दे रहा है, केतु तो मुक्ति करवा रहा है, केतु तो मोक्ष करवा रहा है, केतु ये करवा रहा है ना, और हमने सिर्फ केतु को पे ध्यान दे दिया, राहु को छोड़ दिया, तो भी दिक्कत है। और सिर्फ हमने राहु को पकड़ लिया और केतु बिल्कुल नीचे आ गया, हमने किसी का सुनना मानना ही बंद कर दिया, सिर्फ अपना ही दिमाग चलाए जा रहे हैं, तो भी दिक्कत है। कंप्लीट एक्सेस इसीलिए है, उसको बैलेंस करना है, करेक्ट, इसीलिए तो वो एक्सेस में है जी। सिंपल थ्योरी है और बहुत सुंदर थ्योरी है ये। जब हम अभी एक्सेस की बात अपन करने वाले हैं जी, तो उस एक्सेस में बहुत चीजें हमको समझ में आ जाएगी कि वो एक्सेस में हमको क्या बैलेंस करनी है चीजें। मैम ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु जो होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ रिलेशंस को लाके सामने खड़ा कर देते हैं, आपके कार्मिक डेट्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये किस तरह से होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है? 100% कार्मिक, कंप्लीट कार्मिक है ये। और राहु केतु की अगर किसी की महादशा चलती है तो उसके लाइफ में गुड या बैड इवेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर। अगर चल रही है तो आपके साथ में चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी चीजें कि यार ये मैंने चीजें सोची नहीं थी, सडन इवेंट राहु केतु करवाते हैं, ठीक है। फिर मिस्ट्री राहु के पास में है, अननोन प्लेसेस राहु के पास में है, अननोन लोग राहु केतु के पास में है। किसी इंसान का आना आपकी लाइफ में या जाना आपकी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये कौन कर रहे हैं? ये सिर्फ राहु और केतु कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स है ना, वो होता है ना कि आपकी एक प्लेट लगती है तो एक मेन डिश होती है, बाकी तो सब साइड में कुछ में रायता है तो साइड है, सैलेड है तो साइड है, लेकिन एक मेन चीज है, ठीक है ना। तो वो साइड के रोल प्ले करते हैं उस एनवायरनमेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। जैसे आप और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप और मैं नहीं और बाकी बहुत सारी चीजें जी, तो वो बाकी की तरह अपना रोल प्ले कर लेते हैं। लेकिन कार्मिक जो पूरा वो चल रही है ना, वो राहु और केतु के हाथ में है। सैटर्न आएगा तो वो अपना कर्मा, अपना कार्मिक ऋण को बैलेंस करके चला जाएगा। मंगल आपको एनर्जी दे देगा, गुरु आपको नॉलेज दे देगा, बुध आपको वाणी दे देगा, लेकिन वो
एक्चुअल में उस इंसान का आना और जाना जो आपकी लाइफ को पूरा बनाना या बिगाड़ने में काम करते हैं वो राहु और केतु है। इसलिए राहु और केतु की महादशा में आपकी लाइफ में सडन इवेंट सबसे ज्यादा होते हैं। मैम अगर रोल प्ले की बात करें तो जो कार्मिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, एनर्जी शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं, इनमें राहु और केतु कैसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं बेसिकली? ये मैंने बताया ना आपको कि सबसे ज्यादा तो किसी इंसान का आने और जाने में ही करते हैं रोल प्ले, उसी से आपकी जिंदगी बदलती है। आपको जैसे जुपिटर होता है ना, वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी दे दी, अब आप उसमें सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये सैटर्न डिसाइड करेगा, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना या वहां तक लेके जाना, उन चीजों को करवाना वो राहु केतु करवाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और अगर इनके एक्सिस को भी कोई डीपली और फिलोसफिकल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से समझ ले और इस एक्सिस को अगर बैलेंस कर ले तो आपने एक तरीके से अपने चार्ट को बैलेंस कर लिया। आप अटैच भी हैं राहु की चीजों से और केतु से डिटैच भी हैं। फिर आप अटैच भी हैं, फिर आप डिटैच भी। जिस भाव में बैठा है राहु और जिस भाव में बैठा है केतु, जिस भाव में राहु बैठा है वहां पे आपका ऑब्सेशन है, वहां पे आपका पागलपन है। केतु जिस भाव में बैठा है वहां पे आपको चीजें छोड़नी है, वहां से आपको डिटैच होना है। अगर आप ये थीम को समझ गए अपनी लाइफ की तो आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ की जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। मतलब आप दुनिया में हैं भी, आप जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, रोल प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप दुनिया से डिटैच खेल रहे हैं। बस अपना वो होता है ना कि आप एक वो प्ले चल रहा है, हाँ, बस वो रोल प्ले कर रहे हैं आप अपना, वो आपको रियलाइज हो जाएगा करते करते। यही रीजन है कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जो मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं या साधक होते हैं उनकी लाइफ में ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि वो बैलेंस है, वो सीसॉ नहीं है। अपन सीसॉ में मतलब ज्यादातर लोग सीसॉ में है। हाँ। या तो बिल्कुल राहु ऊपर है, ऑब्सेशन है, या फिर बिल्कुल ही छोड़ ही दिया हर चीज। छोड़ दिया, छोड़ना भी गलत है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हर चीज? कई लोग कहते हैं अच्छा छोड़ना है तो अब अच्छा मैं हर चीज को छोड़ूंगा, अब लेट गो करना है मैं अरे हर चीज को लेट गो कर दोगे तो फिर केतु तो बिल्कुल ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो राहु बिल्कुल डाउन हो जाएगा। और राहु का भी पागलपन आ गया तो भी दिक्कत है। तो ये एक्सेस को ही बैलेंस करना कंप्लीशन ऑफ लाइफ है। बहुत सुंदर। मैम राहु और केतु, राहु जब फर्स्ट हाउस में होता है और केतु जब 7th हाउस में होता है, तो क्या कुछ कार्मिक पैटर्न्स और क्या कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं जो एक इंसान की लाइफ में आते हैं? किस तरह से ये दोनों इन्फ्लुएंशियल होते हैं उस टाइम पे अपने अपने हाउसेस में? देखिए, लगन में राहु बैठ के सेल्फ ऑब्सेस तो इंसान को बनाता है 100%। ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ के बहुत लंबे समय तक वो इंसान खुद को लेके भ्रम में रहता है। ठीक है जी। और लगन में बैठ के राहु, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का मेष राशि भी वहां पे होती है और वहां पे बैठता है, तो हाई ईगो देता है। एक लंबा कार्मिक उसका लेसन ये है कि हर वक्त वो इंसान सिर्फ खुद की सुनता है। उसका कार्मिक लेसन ये है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करके किसी को गुरु बनाए अपनी लाइफ में। अब लोगों को लगेगा गुरु तो आजकल मिलते ही नहीं। अरे गुरु का मतलब ये है कोई किताब भी आपका गुरु हो सकती है। हाँ। कुछ ना कुछ अपने सेंसेस को कंट्रोल करके किसी और की भी सुनना चालू करें, आपके लाइफ बदलने लग जाएगी, रिसेप्टिव हो जाए। हाँ, क्योंकि वहां पे आपका पागलपन है, किसको? खुद को लेकर। आपको लगेगा मेरे डिसीजन सारे राइट है, मैं जो सोच रहा हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि लगन में राहु बैठ के इंसान को बहुत चालाक बनाता है। ईगो बढ़ जाता है मैम। ईगो बढ़ता है ना, क्योंकि लोग उससे बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, लोग उसको बहुत चाहते हैं, लोग उसके साथ में रहना पसंद करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लोगों को अट्रैक्ट करता है वो इंसान, क्योंकि राहु है। राहु आपके सामने खड़ा होगा, आप बच ही नहीं सकते हो। आप बताओ ना, सुंदर चीजों से आप बच पाते हो क्या? हमको टेम्पटेशन होती है ना कि यार ये चीज मेरे पास में होती तो, ये घर मेरे पास होता, ये कपड़ा मेरे पास होता, ये इंसान मेरे पास होता। वो क्या है? सब राहु है, माया है, इल्यूजन्स है। लगन में बैठा है, लोगों को क्रिएट करेगा वो लाइफ में, लेकिन इस चक्कर में वो पूरी जिंदगी भ्रम में रहेगा कि जो भी कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके उसके लाइफ में अकेलापन जरूर आएगा। किसी की सुनेगा नहीं वो इंसान, किसी की मानेगा नहीं, अपनी चलाएगा। हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में उसको सक्सेस अच्छी मिल सकती है क्योंकि ऑब्सेस्ड है, उसको हमेशा लाइमलाइट में रहना है, उसको अटेंशन चाहिए। और अटेंशन जब उसको नहीं मिलेगा तो फिर वही दवा और दारू वाली चीजों में वो जाएगा। मतलब ये उसकी वीकनेस भी कह सकते हैं। हाँ, और ताकत भी उसकी, ताकत भी यही है। इन लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिकल रेमेडी है, ये सोशल मीडिया से कनेक्टेड कामों में रहें। या कोई भी जो इस तरह के राहु वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, सोशल मीडिया हो गए, फोटोग्राफी,
लगन का राहु, इन लोगों का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है इस तरफ, और इनको इन चीजों से कनेक्टेड रहना चाहिए क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी भी है, लोग बाग इनसे अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और 10 दिशाओं में इनका दिमाग भी चल रहा है, सेंसेस बहुत इनकी हाई है, लोगों को अच्छी तरीके से हिप्नोटाइज ये लोग कर सकते हैं। इसको अगर पॉजिटिव में यूज करें तो बहुत अच्छा है, और अगर इन्होंने इस पर्सनैलिटी को लेके कईयों की जिंदगी खराब कर दी तो दिक्कत है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, हाँ, उनका राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु 7th बिल्कुल हाउस में? 100% हो सकता है कि उनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर्स हैं वो लोग, और उनको मिलता भी है नहीं, उनको मिलता है 100% मिलेगा उनको। हाँ मिलता है, और बहुत ज्यादा मिलता और उनकी पर्सनैलिटी में ना मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो नॉर्मल से भी कपड़े पहने हुए हैं ना एकदम, कुछ भी ऐसा नहीं करा तो वो भी अपने आप में स्टाइल बन जाती है, वो भी अपने आप में एक फैशन बन जाता है, लेकिन खुद बहुत अंदर से डरे हुए होते हैं। अच्छा, दिखाते नहीं कभी भी। राहु लगन में बैठने वाला कभी दिखाएगा ही नहीं, वो यही दिखाएगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो पूरी जिंदगी अपने निकालते हैं, लेकिन वो ही ओवर कॉन्फिडेंस जिंदगी में कभी ना कभी टूटता है बिकॉज लैक ऑफ विजडम और क्या बोलते हैं नॉलेज की वजह से टूटता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन लोगों को कोई ना कोई गुरु, टीचर, किसी ना किसी की सलाह लेके काम करना चाहिए। फिर केतु उनके 7th हाउस में आ रहा है तो फिर वो पार्टनर से डिटैच है क्योंकि सारा अटेंशन खुद को चाहिए। अगर पार्टनर थोड़ा सा भी राइज करने लग गया तो फिर इनको इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी क्योंकि केतु वहां पे 7th में बैठा हुआ है, तो अपने ही पार्टनर से इनसिक्योरिटी आ गई, या अपने ही पार्टनर से उनको लगता है कि यार यहाँ से मेरे को मेरा जो फेम मुझे मिल रहा था या अटेंशन मिल रहा था, कहीं मेरा पार्टनर तो लेके नहीं जा रहा ये सारी चीजें, जैसा अभिमान मूवी में हमने देखा था। हाँ राइट, वो कहीं ये कॉम्बिनेशन करवा सकता है। इसलिए बोलते हैं ना केतु 7th में तो सेपरेशन करा देता है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि केतु को टोटल सरेंडर चाहिए, राहु लगन में बैठा है वो करने नहीं देता क्योंकि ईगो बहुत हाई है, तो वो एक्सेस हो गया ना। अब यहाँ पे बैलेंसिंग ही करना पड़ेगा उसको, अपनी ईगो को भी बैलेंस करे और केतु 7th हाउस में बैठा है उसकी ईगो को भी बैलेंस करे, तो वो बैलेंस होगा राहु और केतु। इसलिए 7th हाउस में केतु आ गया तो फिर डिटैच है वो पार्टनर से, पार्टनर की तरफ इंक्लिनेशन बिल्कुल कम है ही नहीं, वहां पे वो हेड ही नहीं, मतलब वहां पे सेंसेस नहीं है उसके, या फिर पार्टनर के पास भी सेंसेस नहीं है कि वो राहु की चीजों को कंट्रोल कर पाए वहां पर, तो डिटैचमेंट हो जाता है वहां पे, और सुकून मिलता है उस इंसान को अकेला रह के। जिनका 7th हाउस में केतु चला जाता है उनको पार्टनर नहीं चाहिए एक समय के बाद में, उनको लगता है कि मेरे को ऐसी सुकून मिल रहा है, पार्टनर नहीं आया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इतने सारे कार्मिक रिलेशन उसके साथ में, पार्टनर के साथ में भोग चुका होता है कि पार्टनर नाम से उसको धीरे धीरे नफरत सी होने लग जाती है कि यार शादी करो ही मत, ये शादी बनाई किसने है, करना ही क्यों है, गले का घंटा बांधना ही क्यों है, वो पट्टा वाली बात आ गई ना, वो चीज आ गई। क्योंकि वहां पे पार्टनर ये भी हो सकता है कि या तो वो उसको चला रहा है या वो उसको चला रही है, ओवर रूल करना, लेकिन लगन में राहु बैठा है तो ओवर रूल तो वो ही कर रहा है, उसको राहु करेगा उसको। और क्योंकि केतु 7th में, केतु क्या है, सरेंडर है, क्योंकि सेंसेस नहीं है, ठीक है ना, और टोटल सरेंडर है। अगर वहां पे वो इंसान जिसके खुद के ये एक्सेस बना हुआ है सरेंडर हो जाता है तो केतु बैलेंस हो गया, राहु केतु दोनों बैलेंस हो गए। मतलब एक को सरेंडर करना पड़ेगा, एक को नहीं, उसी को करना पड़ेगा जिसकी केतु 7th में बैठा हुआ है, उसको अपने पार्टनर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि राहु तो झुकेगा नहीं। हाँ, अब वो झुकता नहीं है, तो इसलिए ये इम्बैलेंस चलता रहता है, और यही इनका कार्मिक लेसन है। इसी में अगर ये समझ जाए तो ये बैलेंस कर लेंगे, नहीं तो क्या होता है ये नई नई चीजों में फिर एंटर करते हैं और बार बार वही कार्मिक लेसन इनकी लाइफ में चलते रहते हैं। फिर ये लोग रोते हैं कि अरे यार ये मेरे साथ की मैरिज तो कुछ मेरी किस्मत में ही नहीं लिखी है, मेरे भाग्य में नहीं है, हर पार्टनर मुझे ऐसे ही मिलता है, उससे मेरे को कुछ मतलब एक होता है ना कि एक हमारी वेवलेंथ नहीं मिल पाती है। वो सेम सेंटेंसेस होते हैं उन लोगों के, सैटिस्फैक्शन नहीं। केतु वहां पे बैठा हुआ है तो वो आपको वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जब तक कि अगर आप बहुत ही कोई स्पिरिचुअल इंसान है, आप केतु का डिवाइन लव है आप में पार्टनर के प्रति, है ना, फिजिकल लव के अलावा डिवाइन लव भी होता है, अगर वो है तो बैलेंस है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और आज के टाइम पे तो ना के बराबर होते हैं, 1% in 100। हाँ, वो होता ही नहीं। और केतु को वहां पे वो चाहिए, और राहु लगन में बैठा है तो उसका ऑब्सेसिव लव है, फिजिकल लव है। केतु वहां पे पार्टनर आया है तो उसको सोल लव चाहिए, वो फिर वापस से इम्बैलेंस हो गया राहु केतु। बहुत सारे कारण बन जाते हैं इसे इम्बैलेंस के, और लगन भी इम्बैलेंस हो गया मतलब खुद, और सप्तम भाव, तो ये बड़ा इम्बैलेंस है राहु केतु का। तो ग्रहण लग गया
लगन में राहु बैठा है तो ग्रहण लगा हुआ है, बुद्धि को ग्रहण लगा हुआ है, खा गया वो आपकी पूरी उसको। बस आप मैं अहम का भाव अहम का भाव बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मेष में लियो उसमें भी आ जाता है ना राशि के अंदर, तो अहम का भाव बहुत बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल कर ले तो ये दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। हाँ really? इसलिए बहुत अच्छे वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना ये लोग। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, एक ऑरा ही तो है बनाया हुआ। पॉलिटिशियंस या जितने भी बड़े लोग हैं अंदर से बहुत फियर में होते हैं वो लोग, बहुत फियर में होते हैं, इसलिए तो प्रोटोकॉल में रहते हैं। जिसको फियर नहीं है वो सिंपल आराम से घूमेगा, जिसको फियर है वो 50 बंदिशें लगा देगा। सही बात है। तो इसलिए प्रोटोकॉल में, जो प्रोटोकॉल में रह रहा है उसको फियर है। तो प्रोटोकॉल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे फियर बढ़ता चला जाता है आपका इंटरनल। वो राहु का काम है सारा, इसलिए सेलिब्रिटी सब प्रोटोकॉल में रहते हैं। फियर है अंदर से बहुत सारी चीजों का, तो लगन में राहु बैठा है तो फियर बहुत है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और फियर भी दे रहा है। हाँ, और नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं चलेगा। नॉर्मल लोगों को वो लगेगा अरे वाह यार, इसलिए तो अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग उनसे, और वही उनकी ताकत भी है, उनको पता भी है। इसलिए फिर वो लोग अपना एक सिस्टम बना के चलते हैं, ज्यादा लोगों से नहीं मिलना, वो ही प्रोटोकॉल रखना, डुअल रहना, डुअलिटी को वो करना, कपड़े एकदम ऐसे पहनेंगे। जो लोग कपड़े में बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक रहते हैं ना, मैं आपको जनरल कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, और ये किसी अच्छे या बुरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रहों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और करेंगे तो फिर खुल के करेंगे बात। बिल्कुल करेक्ट ना। तो मजा उसी में ही आता है। तो जो लोग अपने ड्रेसिंग को लेके बहुत पर्टिकुलर है, उनका राहु बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि फिर वो प्रोटोकॉल में बनाना चाहते हैं, फिर वो डुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो कमी है, उसको आप छुपाने के लिए, वो एक अच्छी हैबिट है। मटेरियल मतलब दुनिया की नजरों में हम उसको प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, यार ऐसे थोड़े ना आ जाएंगे उठ के, लेकिन वो है एक्चुअल में राहु का ही काम, कि वो प्रेजेंट ऐसा कर रहा है, वो ऐसा है नहीं। तो मैम अब एक्सेस पे आगे बढ़ते हैं। तो जब राहु 2nd हाउस में आता है और केतु 8th हाउस में आता है, तो क्या कुछ देखने को मिलता है? सीक्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। करेक्ट, क्या कुछ देखने को मिलता है? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्सेस है। 2nd हाउस में राहु आया है, तो ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनते हैं। ऑकल्ट में राहु लेके आता है आपको, ठीक है ना। डीप साधनाओं में केतु लेके जाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, टैरो कार्ड कर रहे हैं, या जो भी इस तरीके के ऑकल्ट के अंदर जो भी अभी जो चल रही है विधियां चल रही है ना, विद्याएं चल रही है, ये सब राहु के कंट्रोल में भी हैं। तो राहु किसी का अच्छा है तो वो सोशल मीडिया पे फेमस एस्ट्रोलॉजर बन गया, या टैरो कार्ड रीडर बन गया, या फेस रीडर, तो राहु ही है। क्योंकि फेस में आप क्या कर रहे हैं, सेंसेस को ही तो वो कर रहे हैं। केतु का तो वैसे बॉडी है, ठीक है ना। तो ऑकल्ट में जाने के लिए राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राहु की दशा चल रही है, राहु अच्छा है या बुरा है, जो भी कैसी भी कंडीशन में है, या तो वो एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, या तो मतलब ऑकल्ट में चल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है, बाकी बहुत सारी आजकल तो चीजें हैं। या फिर वो इन लोगों के पास में धक्के खाता रहेगा, बदल बदल के। राहु जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। सर्च होता है कि मुझे सर्च, उसकी सेंसेस को प्यास है वो, इससे भी पूछ लूं, इससे भी पूछ लूं, और धीरे धीरे वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो रहा है। और जिन लोगों को बहुत वो नहीं होता, एक बहमी नहीं होते कई लोग, यार मैंने शाम के टाइम दिया बत्ती नहीं करी तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैंने ये व्रत तोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, मैं बिल्ली रास्ता काट गई कुछ गड़बड़। ये सब राहु की चीज है, क्योंकि सेंसेस एक्टिव है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह। तो 2nd हाउस में राहु या टॉरस में राहु जो है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। अचानक से कुछ सूझी और कुछ बोल दिया, वो प्रेडिक्शंस खतरनाक चले गए, और जाते हैं इन लोगों के ऐसे ही बोल दिया, और वो सामने वाला यार इसको कैसे पता। राहु 2nd हाउस और टॉरस का, बहुत बड़े बड़े ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स के राहु 2nd हाउस और टॉरस के राहु है। तो ये चीज है। 2nd हाउस का राहु जो है फैमिली के साथ में डीप कार्मिक रिलेशन है। फैमिली छूटेगी भी नहीं और फैमिली से कुछ मिलना भी नहीं। एक पागलपन है फैमिली को लेके, एक ऑब्सेशन भी हो सकता है, मैं इस फैमिली से आता हूँ जी, मेरा सरनेम ये है, मेरे बाप दादा ये थे, हमारी इतनी वेल्थ थी। उस ऑब्सेशन में जी रहा है वो अभी भी, चाहे वो है या नहीं है, लॉस्ट ग्लोरी में रहते हैं। ये भी हो सकता है। और एक्चुअल में वेल्थी फैमिली तो थी,
कहीं ना कहीं तो कुछ तो बड़ा चीज थी उस फैमिली के अंदर, ठीक है। इस एरिया से रिलेटेड कुछ सीरियस प्रॉब्लम अगर एफ्लिक्शन में है, तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रही बिल्कुल भी, तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जो डायग्नोज ना हो। राहु की मेजर चीजें सेकंड हाउस में बैठ के डायग्नोज नहीं होती है, क्योंकि राहु के पास बॉडी नहीं है। और राहु जब एक्टिव होता है तो उस टाइम पे आपकी सिटी स्कैन, MRIs, ठीक है, और जो भी आपका ये सोनोग्राफी, ये बहुत होती है। क्योंकि कंफ्यूज आप भी रहते हैं, डॉक्टर को भी डायग्नोज नहीं होता, क्योंकि नीचे के बॉडी पार्ट ही नहीं है। तो मल्टीपल टाइम्स इंसान ये करवाता रहता है, और ये सब राहु के डोमेन में आती है चीजें। तो प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं होती है। अगर इलाज हो रहा है तो तुक्के में हो रहा है। कुछ बीमारी है, इलाज किसी और चीज का हो रहा है, टेस्ट पता नहीं कौन से हुए थे, और 3-3 4-4 बार हुए थे, तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड चलता रहता है। और सेकंड हाउस में राहु जिनका बैठा हुआ है और बड़ी बीमारी आई है, तो झाड़ फूक से भी ठीक हो जाएगा वो इंसान, जिसको आजकल हम सुपरस्टिशन बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि झाड़ फूक भी आपके सेंसेस को कंट्रोल कर देती है। तो ये मैम मेंटल इसको कह सकते हैं कि मेंटली कनेक्शन है। 100% साइकोलॉजिकल। बहुत सारी बीमारियां हमको साइकोलॉजिकल होती है, और राहु के टाइम पे तो ज्यादातर साइकोलॉजिकल निकल के आती है। जब टेस्ट कराने जाता है आदमी, तो डॉक्टर बोलता है कुछ है ही नहीं। वो बोल रहा है मेरे को तो कल सांस रुक गई थी डॉक्टर साहब, मेरे को तो ऐसा हो गया था, मेरे को तो नींद घबराहट हो रही थी, मुझे बेचैन। ये राहु दे रहा है सब कुछ, क्योंकि सेंसेस एक्टिव है, नीचे की बॉडी नहीं है, डायग्नोज नहीं हो रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है, और साइकोलॉजिकल है सारी चीजें। इसलिए राहु के अंदर फटाफट से, अगर सपोज आपको किसी ने बोल दिया यार मेरे को कैंसर, या मेरी फैमिली में किसी को कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो वो पूछा सिम्टम क्या थे, तो सिम्टम बता देगा, तो उसको लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें है ना, तो फटाफट से जाके गूगल करेगा। केतु वाला तो सुनेगा ही नहीं, सुन लिया तो उसके दिमाग में ही नहीं बैठेगी, अच्छा पता नहीं क्या बोल रहा होगा कोई। राहु वाला फटाफट से एक्टिव हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो गया, फिर क्या हो गया था, फिर अब वो साइकोलॉजिकल हो गया उसको। अब चाहे है या नहीं है, या तो वो अपनी डाइट अच्छी कर लेगा कि नहीं यार ऐसे हो जाते हैं कैंसर, या तो वो कर लेगा, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड चीजों के अंदर सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो ऑब्सेसिव हो जाएगा ऐसे फूड के प्रति जो कि बहुत ही, जो जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, कि भाई इससे कैंसर नहीं होता, ये खाओ, सुपर बेरीज होती हैं, और इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट लोडेड होते हैं, वो खाना इंटेक करने लग जाते हैं ये लोग। और बहुत ही मल्टीपल डिफरेंट जगहों के कुजीन्स लेना इनको बहुत पसंद आ जाता है। अच्छा, सेकंड हाउस का राहु कभी भी आपके पैसे टिकेंगे नहीं, चाहे आप कितना भी कमा लो। कर्जा ले लेना चाहिए इनको, बैंक से कर्जा लें, और बैंक से कर्जा ले लेके ये पैसे वाले बनते, और इनका वो भी सब, वो बैंकों के अंदर ग्राफ ऊपर नीचे खूब दिखता है, इस वजह से इनको लोन मिल भी जाते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना। पर इनसे पूछो तो ये बोलेगा यार हाथ में पैसे नहीं है, पैसे आ जाएंगे, वो खर्च हो गए, बैंकों में स्टेटमेंट दिख रहा है लेकिन है नहीं। वो भी उनका एक कार्मिक लेसन है, वहां पे थोड़ा सा होल्ड होना है, थोड़ी अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ के राहु अनलिमिटेड डिजायर्स देता है आदमी को। पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, खूब पैसा चाहिए, उसके पीछे वो भाग रहा है। ठीक है चाहिए, लेकिन कंट्रोल करे, केतु को भी कंट्रोल करे, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। कुछ सारे ज्यादातर काम आपके अनजान लोगों से होने वाले हैं, फैमिली से कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा फैमिली वाले कर रहे हैं, फैमिली वाले कर देंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। अष्टम में केतु बैठा हुआ है, अनजान इंसान आके करेगा, या आपका कोई टीचर, कोई गुरु पास्ट लाइफ का आएगा, वो आपकी जिंदगी को अच्छा करेगा। तो ढूंढे ऐसे इंसान को, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें आसानी से तो मिलती नहीं है। क्या इन लोगों की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशंस भी होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं ना, अष्टम में केतु आ गया है। डिविनिटी को फॉलो करें, अपने सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम वगैरह करें, तो सेंसेस कंट्रोल होंगे। भूख लगी तुरंत अभी चाहिए खाना, राहु सेकंड हाउस, ऑब्सेशन है, भूख कंट्रोल नहीं हो रही, दिक्कत की बात है, कंट्रोल करो। भूख लग रही है तो भी भूख को मारो, तो राहु अच्छा होगा, नहीं तो वो ऑब्सेशन बढ़ा देगा आपका। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो राहु है, राहु आपको प्रॉब्लम्स भी देता है, डर्मा रिलेटेड या फेस से सर्जरीज बहुत कराता है सेकंड हाउस राहु, टॉरस राहु, और ये आपका बुटॉक्स वगैरह फिलर्स करवाएगा ही करवाएगा। अगर दशा आ गई है तो फेस को सुंदर करेगा ही करेगा वो अपने, और सब कैसे करेगा, आर्टिफिशियल तरीकों से करेगा,
क्योंकि राहु आर्टिफिशियल चीजें हैं सारी, तो वो या तो मेकअप बहुत कर रहा है, या फिर अगर एज हो गई है तो फिलर्स यूज कर रहा है, बोटॉक्स करवा रहा है, पार्लर्स में बहुत जा रहा है, स्पा में बहुत जा रहा है, वहाँ पे बहुत पैसा खर्च कर रहा है और एक क्रिएट कर रहा है एक ऑरा आर्टिफिशियल। और मैम जो अभी जैसे बोला था यहाँ प्रॉब्लम आती है, क्या उसकी कोई रेमेडी होती है कि अगर जैसे जिन लोगों का राहु सेकंड हाउस में हो और केतु 8th में हो? वही है, अपने डिजायर्स को थोड़ा मतलब उनका ना एक तो बोलते ना वो एक ऑब्सेसिव ईटिंग हैबिट भी होती है उन लोगों की। हाँ। जो सामने रखा है ना 4 चीजें, ये भी खाएगा ये भी खाएगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। नहीं तो राहु यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम देगा। और एडिक्शन, सेकंड हाउस का राहु है और आप शौकिया ही एडिक्शन में चले गए थे, यार मेरे दोस्त पी रहे थे तो मैं सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, पता लगा दोस्तों ने छोड़ दी, आप एडिक्शन में चले गए, क्योंकि राहु फिर एडिक्शन है। आपकी सेंसेस कंट्रोल में आ गए, अब आपके सेंसेस को अच्छा लग रहा है, आपने एक बार तो शौकिया की थी, अब आपके सेंसेस को जरूरत पड़ने लग गई उस चीज की। तो सेकंड हाउस राहु और टॉरस के राहु वालों को एडिक्शन से कोसों दूर रहना चाहिए, बैंड बच जाएगी नहीं तो। कैंसर राहु देता है। केतु क्या है, आपके जितने भी ये थेरेपीज होती है जो अपन लोग के जब कैंसर होता है तो वो करवाते हैं ना कीमोथेरेपीज, वो केतु है। वो क्या करता है, सेल को बर्न कर देता है, वो केतु है। तो यहाँ पे अष्टम में जा रहा है केतु, कार्मिक है क्या, ऐसी कोई डिजीज कैंसर जैसी, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ थेरेपी लगना और ये कीमो वगैरह लगने की चांसेस बन जाते हैं। इन-लॉज के साथ में इसकी नहीं बनेगी, सेपरेटेड रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव इन-लॉज है। सारा इसका जो भी काम करेगा ना, ये ज्यादातर अपने ही पैसों से करेगा, क्योंकि अष्टम भाव दूसरों का पैसा है। वहां केतु बैठा है, इसकी जैसे इसने कोई मतलब कोई काम भी चालू किया, अष्टम भाव स्टार्टअप भी है, केतु वहां पे बैठा हुआ है ना, तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे वहां पर। राहु अगर वहां अष्टम में बैठ जाता तो लोगों का पैसा होता, लोगों की फंडिंग होती। यहाँ पे केतु बैठ गया तो कट कर दिया। इसको खुद को पैसा लगाना पड़ेगा, या फैमिली का पैसा लगा हुआ है, या खुद का पैसा लगा हुआ है, वो ज्यादा अच्छा है। या बैंक से लोन ले लिया इसने, लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, पार्टनर का पैसा नहीं मिलेगा, ससुराल वालों से पैसों की दिक्कत आएगी एक बार लाइफ में, सेल्फ मेड इसको बनाएगा, ससुराल वालों से कट ऑफ करेगा। ये इसका लाइफ पैटर्न चलेगा पूरी लाइफ, और इसको दोनों को बैलेंस करना है। मैम एक्सेस के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। सो राहु जब 3rd हाउस में होता है और केतु जब 9th में होता है, तब क्या कुछ देखने को मिलता है? राहु 3rd में बहुत करेजियस बनाते थे आदमी को। मैंने कई ऐसे चार्ट देखे जो बहुत ही ऐसी लड़कियां हैं जो गांव में ही पली बड़ी हुई हैं, बहुत बेसिक सी एजुकेशन करी है, जिसके बारे में अपन कभी ये नहीं सोच सकते कि यार ये भी इतना बोल्ड डिसीजन या बोल्ड कुछ एक्शन कर जाएगी क्या। तो लव हुआ और घर छोड़ के निकल गए। ये 3rd हाउस का राहु करवा देगा, साहस दे देगा आपको। अब ये अच्छा भी है बहुत, क्योंकि कोई भी काम, बड़ा काम बिना साहस के तो नहीं हो सकता। तो 3rd हाउस में उपचय भाव है। यहाँ पर वैदिक टेक्स्ट भी बोलते हैं कि राहु बहुत अच्छा काम करता है। 3rd हाउस जो है ना, वो आपका प्लेग्राउंड है। इसलिए जो स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पेशली अगर मैं जितना मुझे नॉलेज है, विराट कोहली का 3rd हाउस में राहु है। तो स्पोर्ट्स में जो उनको साहस दिया है वो हम सभी जानते हैं, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्किल्ड होता है ऐसा आदमी बहुत, और इसको उपजती है, खुद सूझती है इसको कि मुझे ये ऐसे कर रहा है तो मुझे अब कैसे करना है। 3rd हाउस का राहु करेजियस, भयंकर, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बना, बहुत अच्छी। अब वो करेज आप किस में यूज कर रहे हो, वो डायरेक्शन क्या है, वो डिपेंड तो आपका चार्ट करेगा। पॉजिटिव कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, घर छोड़ के चले गए, कुछ भी कर लिया, तो वो 3rd हाउस का राहु आपसे करवा दे, साहस दे देगा आपको। किसी के ऊपर आपको बहुत समय से सोच रहे हो, यार मेरे को इस पे कुछ लीगल एक्शन ले रहा है, पर आप में ताकत नहीं है। 3rd हाउस में अगर गोचर करके भी राहु आ गया या बैठा हुआ है तो आपको करेज दे देगा, करो, आगे देखेंगे जो होएगा, अभी तो करो। तो 3rd हाउस में राहु बहुत अच्छा काम करता है। और जब केतु 9th हाउस में बैठता है, 9th हाउस में केतु जाता है ना, तो इनको एक तो स्पाइन का प्रॉब्लम आता है। स्पाइन, क्योंकि 9th हाउस आपका स्पाइन और का भी वो है, 3rd और 9th का जो है ना, ये हमारा ये पार्ट भी दिखाता है। तो एक तो स्पाइन का प्रॉब्लम कह सकते हैं, और फादर के साथ में कार्मिक कुछ ना कुछ सेपरेशन है यहाँ पर, या गुरु के साथ में, या एजुकेशन। मैं बार बार गुरु बोल रही हूँ तो इसका मतलब एजुकेशन भी समझ लें। कि कुछ आप अपने कोई जैसे
जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते ज्यादा पढ़ते नहीं है ना, वो उसके बाद डिग्री थोड़ा ना होती है, छोटी उम्र में वो तो अपने उसमें लग जाते हैं, क्योंकि उनके 9th हाउस में ऑटोमेटिकली केतु आ गया है। या जो भी स्किल्ड आदमी है बहुत ज्यादा, जो अपनी स्किल से फेमस हुआ है, उसके पास में डिग्री नहीं होती है। हाँ, तो ज्ञान का अभाव होता। अब केतु आ गया ना 9th हाउस में, तो कट लग गया वहां पे एजुकेशन, लॉन्ग एजुकेशन में, क्योंकि 3rd हाउस में राहु है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक इनका एक पैटर्न बनता है, ठीक है। अब इसमें कई लोग के होते हैं इस पैटर्न को नेगेटिवली कैसे रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमको तो इस दुनिया में यही पता है भाई जी, पढ़ना जरूरी है, बड़ी डिग्री लेना जरूरी है। अब पेरेंट्स क्या करेंगे, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अच्छा तू फोटोग्राफी में बंद कर इसको, तू पढ़ाई कर। उस बच्चे का राहु और केतु का ये एक्सेस बना हुआ है। अब आपने अगर ये करा, आने वाले समय में यही पेरेंट्स रोएंगे बैठ के, अरे ये तो ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, हाँ, इसको तो बहुत अवार्ड मिलते थे, ये होता था वो होता था, लेकिन हमने ही ऐसे कर दिया। तो ये है, अब ये खराब हो गया ये पैटर्न, उसको छोड़ दो। 9th हाउस में केतु बैठा हुआ, वहां पे से ब्रेक कराएगा और स्किल में डेवलप करवाएगा उसको कुछ ना कुछ, और वो पास्ट लाइफ का लेकर आया कोई ना कोई स्किल। वो डेस्टाइन्ड है। हाँ, अब हमको क्या है, हमारा एक सिस्टम बना है ना सोसाइटी का, पहले पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चा, फिर मर जाना। इस पैटर्न को अगर तुमने बिगाड़ा तो ये सोसाइटी से बाहर कर दो इसको, ये बेकार इंसान है, उसको बोल बोल के भी जता देंगे कि यार तेरे में गड़बड़ है कुछ। अब सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। अगर आप वो अलाइनमेंट समझ जाओ अपने ग्रहों के, तो लाइफ बहुत आसान हो सकती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, जो अच्छा हुआ बुरा हुआ उसके लिए, और जो अच्छा हुआ उसके लिए वेलकम हो जाएगी चीजें। तो ये चीज है। मैम, हम बात कर रहे थे राहु और केतु की, तो राहु जब आगे बढ़ता है 4th हाउस पे और केतु 10th में चला जाता है, तो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इंसान की लाइफ में? बिल्कुल आते हैं। 4th हाउस में राहु जो है वो एक पागलपन देता है। लैंड प्रॉपर्टी ये तो देता है, सबको पता है। और उसको ये लगता है कि ये धरती की जितनी लैंड है ना वो मेरी, मतलब उसको ऐसा फील आता है कि यार ये भी खरीद लूं मैं, ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाती, इतना ऑब्सेशन रहता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं बहुत अच्छा, पुतिन के है 4th हाउस में राहु। आप देखो सारी लड़ाई लैंड को लेके ही तो है, किस हद तक चले जाना, तो ये ऑब्सेशन ही तो है ना, और कुछ नहीं है, ये ऑब्सेशन है। तो मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझा दिया। और उनका कैप्रिकॉन में है, कैप्रिकॉन राशि बहुत शनि की राशि है और बहुत ही कार्मिक राशि है। तो इसमें तो अपनी मातृभूमि के प्रति लैंड और उसका एक ऑब्सेशन 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाना, पहली चीज तो ये। और घर से निकलकर ही इनकी चीजें जो है वो होने वाली है। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ये कॉम्बिनेशन। 10th हाउस जो है वहां पे केतु चला गया, ठीक है ना। 10th हाउस है पब्लिक का, स्टेटस का, वहां पे तो आप म्यूट हो गए, ठीक है। अब आप अपना बल अपने घर में दिखाओ बैठे बैठे, तो कौन मानने वाला है। हाँ, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 4था भाव जो होता है वो जनता का भी है और जन सेवा का भी है। तो ये जन सेवा में जाते हैं एक मुखौटा ओढ़ के, ठीक है ना। स्वीट कोटेड वर्ड्स जो लोग यूज करते हैं उनका राहु बहुत अच्छा होता है। तो 4th हाउस में राहु है तो पॉलिटिक्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत अच्छा लोगों से प्यार से बात करना, लोगों को घर में बुलाना, लोगों की चीजें, इसलिए इनको फिर वो मान सम्मान और चौथे घर की सारी चीजें, पदवी मिल जाती है। और इनको करना भी ऐसे ही चाहिए। और एक्चुअल में राहु 4th हाउस में होता है तो घर में इनकी झगड़े बहुत हो जाते हैं, इरिटेशन। लेकिन इनको स्वीट कोटेड अगर रहे तो इनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मीठा वादन करे, मीठा वचन बोले, तो इनके काम स्मूथली घर के अंदर होते रहेंगे। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है तो इनको अपनी एंट्रेंस जो है वो कहीं ना कहीं, लेकिन खैर अपन यहाँ पे कार्मिक लेसन्स की बात कर रहे हैं तो मैं उस चीज पर मैं यहाँ नहीं जाती। मदर के साथ में है कुछ रिलेशनशिप में, मदर अगर मैरिज हो गई है तो मदर का बहुत बड़ा रोल होता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। ये कार्मिक है, इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, भयंकर कार्मिक है ये। मदर की वजह से ही आपकी मैरिज या तो बिगड़ सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, या अच्छी हो सकती है। मदर कारण बनेगी उसका। अगर वो इंसान बोल रहा है कि मेरी मैरिज तो मतलब क्या ही, तो उससे पूछो उसके पीछे वजह क्या है, तो बोलेगा मदर। और अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैरिज पूरी डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, तो कारण क्या है, मदर। मदर ही बनता है। और ये कार्मिक है, इसको कोई, इसकी कोई रेमेडी नहीं है कि मैंने बता दिया और रेमेडी कर ली 4 बार और वो ठीक हो गया। वो तो कार्मिक पैटर्न पूरा करके ही होने वाला है। तो बस इसमें रेमेडी ये है कि आपको पता है तो आप कई चीजों को पता होने से भी आपको पता है तो आप चीजें खराब नहीं होने देते कि यार ये तो होना ही है।
तो मतलब अगर मदर का पॉजिटिव इंक्लिनेशन बन गया, आपका रिश्ता अच्छा होना ही होना है। नहीं, पॉजिटिव में भी कई बार होता है कि मदर ऑब्सेस्ड है आपसे बहुत, फिर दिक्कत है। तो दिक्कत ही तो है ना फिर कि मदर का पागलपन है आपके ऊपर। मदर सिर्फ आपके बारे में सोचती है क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है, सारे सेंसेस वहाँ काम कर रहे हैं। मदर को पता है बेटा आ गया क्या, बेटा ने खाना खा लिया क्या, बेटा सो गया क्या, बेटा चला गया क्या, क्योंकि मदर के सेंसेस वहाँ पे पूरे काम कर रहे हैं। मदर डिटैच हो ही नहीं पा रही है। उसकी वजह से क्या है, मदर डिटैच नहीं हो रही है तो वो अपने काम में अटैच नहीं हो पा रहा है। केतु 10th हाउस में आ गया। अब वहां पर वो ये है कि केतु आपका 10th हाउस में गया है ना, 2 या 3 बार आपका कार्मिक है, ये आपका प्रोफेशन में चेंजेस है। और जब भी है ना आपको समझ में नहीं आएगा यार ये मैंने करे ही क्यों, क्योंकि वहां पे हेड ही नहीं है। किसी ने बोल दिया अरे यार ये काम मत कर तू, ये काम तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये तेरे को आता ही नहीं, तू ये काम कर। वो 10th हाउस में केतु क्योंकि खुद के पास में दिमाग नहीं है तो दूसरे गाइड कर रहे हैं। अब दूसरा ही अगर दूसरे का भी दिमाग नहीं है तो आपको तो बंटाधार हो गया। अब इसमें आपको दिमागदार आदमी को लेकर आना है जिसके पास में सर है। उससे आप राय लें और काम करें, आपके लिए अच्छा है। केतु 10th हाउस, क्योंकि आपके पास में दिमाग नहीं है, आप लोगों की गाइड करें। 4th हाउस में दिमाग ही दिमाग है आपके पास भी, आपकी मदर के पास में एक्स्ट्रा ही है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया। पैम्पर्ड मदर की वजह से बहुत इनका कबाड़ा होता है मैरिज के अंदर। करियर में भी नुकसान होता है अगर मदर ज्यादा। करियर में तो नहीं, करियर में यह है कि रेंडमली अननोन लोगों की राय ना माने, क्योंकि आपके पास में हेड नहीं है। किसी समझदार इंसान की राय लेके उसको फॉलो करें, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। हाँ, नहीं तो वो फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अपने करियर में, यार ये काम कर लूं, ये नहीं, ये उसने मुझे बोला था वो काम ज्यादा अच्छा है। और ये लोग, इनका कार्मिक है, ये एक काम को है ना हिस्से में करते हैं, क्योंकि केतु कट है, हिस्सा है, ब्रेक भी है केतु। तो जैसे सीजनल काम नहीं होते, जैसे कुछ मैंगो 2 महीने 3 महीने आएंगे, सीजनल काम हो गया ना ये, तो ऐसे कामों में होते हैं ये। वेडिंग का काम सीजनल है, या जो भी काम जो सीजनल 4-5 महीने होते हैं, फिर कुछ भी काम नहीं है, फिर बैठे हैं ये लोग। ये केतु 10th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे, और उन लोगों को 1.5 काम करने चाहिए, एक काम पूरा और एक काम सीजनल, आधा काम, तो बैलेंस हो गया। मैम जब राहु 5th हाउस में आता है और केतु 11th में चला जाता है, तब क्या देखने को मिलता है? राहु 5th हाउस में आके बहुत इंटेलिजेंट बनाता है आदमी को, क्योंकि सेंसेस आ गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे वैसे बोला जाता है कि राहु 5th हाउस में एजुकेशन को ब्रेक कराता है, ऐसा जरूरी नहीं है ब्रेक कराए। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली, ठीक है ना, और पढ़ाई नहीं भी करी तो वो पास्ट का कोई ना कोई टैलेंट उसके पास में है, जिससे उस टैलेंट जो दिखता हुआ टैलेंट है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई पोएट है, कोई स्पोर्ट्स में है, क्योंकि 5th हाउस भी आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जैसे 3rd हाउस है। तो यहाँ पर भी वो इंसान हो सकता है अचानक से अपनी पढ़ाई को छोड़ के और ऐसी कोई स्किल्ड को पकड़ के अगर काम करे तो बहुत अच्छा है। जैसे बच्चों के अंदर देखा जाता है इनबॉर्न टैलेंट होता है सिंगिंग का, ये पास्ट लाइफ से आता है। 100% है। 5th हाउस में राहु है। करेक्ट है, बिल्कुल वो आएगा वहां से। हाँ, अब उनको क्योंकि राहु ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, डायग्नोज नहीं होने देता है, तो 5th हाउस फीमेल के चार्ट में उसकी ओवरीज भी है, तो प्रेगनेंसी में मल्टीपल टाइम प्रॉब्लम्स या उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये करता है। और राहु 5th हाउस में 101% पितृदोष है कंप्लीट। इनको भगवान की पूजा से पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा मतलब सिंपल उनको याद करें। और पितृ लोग आप कंफ्यूज जाते हैं कि मदर के फादर के, आपका डीएनए दोनों का आया है। और पितृ क्या है? आपकी डीएनए। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपका डीएनए, और 5th हाउस आपका डीएनए है। अगर डीएनए डिस्टर्ब होता है तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो 5th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो पितृदोष है। आपको वापस से मैं वो रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है और एक्सेस है ये, क्योंकि अगर आपके बच्चे क्या है, आपके लीनियज को आगे लेके जाने वाले, अगर डीएनए में गड़बड़ आ गई तो बच्चे नहीं हो रहे, तो वो पितृदोष है, दिखी गया वो तो, ठीक है, तो आगे वो बढ़ेगा नहीं वो मामला। तो इन लोगों को अपने पितरों को खुश करना चाहिए। साउथ वेस्ट को अच्छा रखें, कुछ नहीं कर सकते, साउथ वेस्ट की तरफ रोज सुबह उठ के प्रणाम करें। 7 जनरेशन यहाँ, 7 जनरेशन मदर, 7 जनरेशन फादर, नाम किसी को याद नहीं रहता, सिंपली मन में ही याद कर ले, 7 इधर के 7 इधर के, हमको आशीर्वाद दो, हमको गाइड करो। और हर अमावस्या में जो भी आपको याद हो कि यार हमारे पितरों को ये पसंद था, वो खिलाएं। इवन इसके अंदर ये भी है कि
हम सभी को पता है हमारे हिंदू धर्म में कि हम वो जब श्राद्ध आता है तो हम अपने पूर्वजों की, जो हमारे पितृ थे, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। हाँ। भाई उनको वो फलाने को वो पसंद था, ये पसंद था, वही बनता है, ठीक है। अब पंचम भाव में अगर राहु आया है तो आपके किसी पूर्वजों को एडिक्शन था। तो अगर मैं सच बोलूं ना तो यहाँ पे किसी जो एडिक्शन में, उसको एडिक्शन की चीजें देनी पड़ेगी, तब वो पितृ आपके जो है, आपका डीएनए सेटलमेंट होगा कहीं ना कहीं। मतलब पितरों को आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उन्हें खुश रखना पड़ेगा। हाँ, और वो एडिक्शन की चीजों से होंगे खुश। राहु है, वो एडिक्शन की, अब ये थोड़ा सा वो है, लेकिन जो बात लॉजिक है ना भाई, पितरों को तो वही देते हैं जो पसंद है। और आपके कोई ना कोई जनरेशन बैक में एडिक्शन का कोई था आदमी, तो आप अगर वो चीजें देंगे, आपके लाइफ में चेंजेस दिखेंगे आपको। और मैम केतु जब 11th हाउस में होता है, 11th हाउस में केतु जो है ना, इस इंसान को बिना सोचे समझे काम करना है इन टर्म्स ऑफ अपने सोशलाइजिंग, क्योंकि 11th हाउस इसका श्रिंक, केतु जहाँ बैठा है श्रिंक भी करता है चीजों को, तो फ्रेंड सर्किल छोटा ही रहेगा इसका। ये 101% ज्योतिष को मानेगा। 11th हाउस का केतु, 11th हाउस हायर ज्योतिष है, हायर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, अष्टम से भी ज्यादा। एक्वेरियस राशि बहुत डीप रिसर्च की राशि है। केतु वहां पर आ गया ना, और किसी को चार्ट देखना नहीं आता, रैंडमली उठा के देख लेना 11th हाउस में, उसको बोल दो कि भैया तू ज्योतिष को बहुत फॉलो करता है या तेरे फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई इस फील्ड के अंदर है, और अच्छा कोई मतलब अच्छी उस पे भी होगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं ज्योतिष की तरफ, उनका बहुत 11th हाउस का केतु ये करवाता है। और 11th हाउस का केतु वाले को भी ये जो है एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बहुत सूट करती है उनकी लाइफ में, बहुत सूट करती है, उनको लेनी चाहिए, पढ़ना चाहिए उनको सुकून मिलेगा, उनको हीलिंग मिलेगी, क्योंकि केतु को है ना सुकून की बहुत तलाश रहती है क्योंकि ऊपर का हेड नहीं है। तो टच का जहाँ पे भी चीजें आ जाती है ना बॉडी का, वहां पे केतु बहुत चीजों को उसको वो करता है, तो बैड टच गुड टच वाला भी केतु के अंडर में आता है। तो 11th हाउस वाले केतु को फ्रेंड्स कम रखें, अपने लिमिटेड रखें, ओवर शेयरिंग ना करें फ्रेंड्स के साथ में, अपनी चीजों को ज्योतिष से जुड़े रहे, सुकून मिलता रहेगा। तो मैम ऐसा पॉसिबल है क्या कि इनको धोखा मिल सकता है फ्रेंड से अगर ज्यादा मिसगाइड, क्योंकि दिमाग नहीं है वहां पर, फ्रेंड्स की हर चीज को फॉलो करे जा रहे तो मिसगाइड हो जाएंगे, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे। फ्रेंड ने बोल दिया चल यहाँ पार्टी में चले गए उठ के, फ्रेंड ने बोल दिया ये पी लिया आपने उठा के, क्योंकि हेड नहीं है वहां पे आपके पास में। ये नेगेटिव केतु है। पॉजिटिव केतु क्या करा देगा कि कोई ना कोई फ्रेंड का हेड आपके पास में है जो आपको गाइड कर रहा है। मैम जब राहु षष्ठम भाव में होता है और केतु 12th हाउस में होता है, तब कहा जाता है कि मोक्ष की तरफ एक इंक्लिनेशन बढ़ जाता है। कैसे होता है एक जीवन के एक व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलता है? ये तो बहुत ही ज्यादा डीप कार्मिक है ये एक्सेस तो, क्योंकि छठा भाव भी कार्मिक है और 12वां घर भी बहुत कार्मिक है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में कुछ फ्री विल ही नहीं है कि आपने सोचा मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में हर चीज, राहु छठे भाव में गया है, इस लाइफ में आपको बहुत सारे चीजों पे विजय पानी है, बहुत सारे एनिमीज बनने हैं, बहुत सारे शत्रु बनने हैं, बहुत सारी जंग लड़नी है। तलवार आपके हाथ में हमेशा रहने ही वाली है, चाहे आप एक समय तक बहुत सीधे साधे हो, आपको ये चीजें आती भी नहीं हो। लीगल क्या होता है, एडवोकेट, क्योंकि छठा घर लीगल, एडवोकेट, डॉक्टर क्या होते हैं, ये क्या होता है, धीरे धीरे आपको जिंदगी के सारे रास्ते आप पहचान जाओगे। ये 100% है। विक्ट्री होगी नो डाउट, वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना सब झमेला झेलते ना वो विक्ट्री नहीं लगती है, क्योंकि आप इतनी सारी एनर्जी लूज कर चुके होते हो। केतु 12वें घर में गया है, क्योंकि अब एक चीज होती है ना, देखो मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि भाई आप है ना, आपकी ये 1000 कर्मा है, इसके लिए आप या तो 10 जन्म लेके उसको कर लो पूरा, या 1 जन्म में कर लो, तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे आप, मुझे आंसर दो। 1 ही जन्म में करेंगे तो फिर आपको राहु केतु छठे 12वें में मिलेगा, क्योंकि 12वें में मोक्ष है ना केतु। तो इसी जन्म में जितने जन्मों के इधर उधर की कर्म है ना, वो बटोर के भगवान एक पोटली में दे दिए कि इसी में कर ले, क्योंकि केतु 12वें घर में बैठा है, मोक्ष मिल जाएगा। इतनी सी लाइन में आपके जितने व्यूअर्स है ना, अगर जिनका भी राहु केतु बैठा है, वो अपनी लाइफ की स्टोरी पूरी तरीके से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आंखों में से आंसू और आ जाएंगे उनके यार ये एकदम सही बात है। मैम जब राहु 7th हाउस में आता है और केतु 1st में चला जाता है,
तब क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं? किस तरह के एनर्जी शिफ्ट्स होते हैं एक इंसान की लाइफ में? देखो यहाँ पर राहु 7th में आया है। हाँ। बिजनेस के टर्म से बहुत अच्छा है ये इंसान, बिजनेस बहुत अच्छा, क्योंकि सेंसेस काम में कर रहे हैं। हाँ। अब राहु 7th में आ गया तो शक की बना देगा ना, क्योंकि सेंसेस काम कर रहे हैं। सोच रहा है बैठा बैठा पार्टनर के बारे में बहुत, यार ये किससे बात कर रही थी, ये कहाँ गई थी। केतु 7th में तो लापरवाह है। हाँ। राहु 7th में आ गया तो बिजनेस के तो अच्छा है, क्योंकि बिजनेस में तो दिमाग चलना चाहिए उसके लिए, तो क्योंकि इसलिए लिब्रा का राहु और 7th हाउस में राहु बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैरिज के लिए अच्छा इसलिए बोलते नहीं है क्योंकि वहां पे शक्की बनाता है आदमी को। क्योंकि ज्यादा सोचे, ज्यादा दिमाग चला रहा है ना अपने पार्टनर को लेके। यार ये ऐसे ड्रेस पहन के क्यों गई है, इतना तैयार होके क्यों गई है, इसने उससे क्यों बात की थी, दिमाग चला रहा है बैठा बैठा। इसलिए एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, दिमाग बहुत चल रहा है तो सेंसेस भग रहे हैं, क्योंकि सेंसेस बहुत एक्टिव है। तो यार ये मेरा पार्टनर होता तो, ये मुझे मिल जाता तो, ऐसी पर्सनैलिटी मेरी ये होती तो, उससे भी मैरिज खराब हो रही है। क्योंकि मल्टीपल अफेयर्स बना देगा फिर ये आपके। 7th हाउस में राहु, ये आपका कार्मिक है भयंकर, स्टॉप करना है इसको, नहीं तो उलझ जाओगे, कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला। जब आप जाओगे, एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राहु केतु के इस एक्सेस, चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। हमेशा बोलते हैं राहु के पास बॉडी नहीं है, दिमाग है। राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है ना, ये वो पार्टनर्स हैं, ये सिर्फ फोन पे बातें करेंगे क्योंकि सेंसेस है। ये जब मिलेंगे ना तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि बॉडी नहीं है। और इनके झगड़े होंगे, इसलिए 7th हाउस में बैठ के राहु झगड़ा बहुत कराता है पार्टनर के साथ में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है बहुत सारी। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि 7th हाउस में जब राहु होता है, वहीं पर आपका पार्टनर बैठा है बट वो मेंटली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके झगड़े होंगे, जैसे आप मिलोगे, फिजिकली मिलोगे जब आप, तो झगड़े होंगे क्योंकि बॉडी नहीं है राहु के पास में। अब वो कुछ भी करने के लिए सक्षम ही नहीं है क्योंकि बॉडी नहीं है नीचे की, वो क्या कर लेगा बेचारा, तो झगड़े होंगे, डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा। इसलिए बार बार ये लोग बदलते हैं मल्टीपल पार्टनर्स। इनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा होता है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि सेंसेस तो बहुत हाई है, डिजायर तो हमारी बहुत आई है, ये मिल जाए, लेकिन जब मिलते हैं तब हमारी कुछ भी चीजें एग्जीक्यूट उस लेवल पे नहीं हो पाती है। फिर वो झगड़े होते हैं, फिर वो दूसरा पार्टनर ढूंढता है। ये आपका कार्मिक पैटर्न चलता रहता है। तो मैम, राहु जब 8th हाउस में बढ़ता है और केतु जब 2nd में जाता है, तब क्या देखने को मिलता है, क्या कुछ होता है? अष्टम भाव में बैठ के राहु आपके प्राइवेट पार्ट्स की कुछ ऐसी डिजीज देता है जो आप किसी को दुनिया में, अष्टम भाव से भी छुपा हुआ है, आपको नहीं बतानी चाहिए, बताता भी नहीं है, वो डायग्नोज नहीं होती है। हाँ, वो फिशर भी हो सकता है, वो पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या प्राइवेट पार्ट में और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और वो और अगर उसमें दशा आ जाए तो उसका इलाज नहीं मिल पाता। दशा में अगर वो बीमारी आई है तो वो रहेगी, और जब दशा खत्म होगी तभी जाएगी, और अचानक जाएगी, क्योंकि राहु अचानक सडन चीजें है, केतु भी सडन है, और वो कार्मिक है। पास्ट लाइफ के कुछ नेगेटिव कर्मा है जो इस लाइफ में आपको भोगने पड़ रहे हैं और आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। या अष्टम भाव स्कैंडल्स हैं, आप किसी स्कैंडल में फंस गए। स्कैंडल क्या है, बता नहीं सकते किसी को। ऐसा पेन दे दिया। या फिर अगर राहु जेन्युइनली यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ है, और मैंने बहुत सारी जन्म पत्रिका में देखा है, राहु की महादशा चालू हुई, राहु अष्टम में था, मतलब जादुई तरीके से जिंदगी बदलती है ना किसी की, जादुई। यार अब तो सब खत्म हो गया, नहीं यार अब तो क्या ही होगा इसका जीवन में, समाप्त, खत्म, फिनिश, कुछ नहीं होएगा। तब जिंदगी पलट गई, अष्टम का राहु। तो इन लोग के ऊपर क्या दैवीय कृपा भी? दैविक, ये सडन कराता है राहु अष्टम, क्योंकि अष्टम भाव को प्रेडिक्ट करना और जानना इम्पॉसिबल है किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी। मिस्ट्री होते हैं, मिस्ट्री है, वो पता ही नहीं कर सकते आप। तुक्के में बोल दो, तुक्के में कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, बाकी कुछ उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको। अष्टम में राहु है, आपके इन लॉज वाले 100% मैनिपुलेटर है, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज का है। राहु तो मैनिपुलेशन ही करता है, दिमाग चलाने वाले हैं बहुत, मैनिपुलेटिव है बहुत, ऑकल्ट से ऑब्सेशन इनको। अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं लोग, बहुत अच्छे, तंत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा फेम मिल जाए इनको इतना। अच्छा, इस लेवल पे यस। माँ चिन्मस्ता की साधना इनको करनी चाहिए। अगर इनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज इनको बहुत फील होती है,
ठीक है ना, साइकोसोमेटिक चीजें इनको साथ में बहुत ज्यादा होती है, तो इनको दुर्गा और उसमें भी माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना मंत्र जाप करने चाहिए इनको, बहुत रिलीफ मिलेगा इन लोगों। ऐसा कोई मंत्र है मैम जो ये लोग कर सकते हैं? प्रॉपर मेरे को माँ छिन्नमस्ता का मतलब नहीं है, कोई भी गूगल पे करके देख ले, आजकल तो बहुत चीजें हैं। तो उसमें से उनका वो मंदिरों में जाना, हिमाचल में है इनका जो शक्तिपीठ है, वहां पे दर्शन करें। माँ छिन्नमस्ता बहुत पावरफुल है इन लोगों के लिए। इवन छठे घर, सेकंड हाउस राहु, 7th हाउस राहु, 8th हाउस राहु, 3rd हाउस राहु, यहाँ पे दर्शन करने चाहिए इनको। और माँ दुर्गा की ही सबसे बड़ी इनके ऊपर कृपा, क्योंकि राहु क्या है, राक्षस है, राक्षस से ही वो एक ग्रह बने थे, ठीक है ना, तो उनमें वो वाली क्वालिटी तो है ही। माइंड, हमारे माइंड में तो क्या है, हमारे जो होता है ना कि डुअल थॉट्स आना, ये राक्षस है जी, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग होना, ये राक्षस है। उनके नाम दे रखे हैं वो दुर्गा सप्तशती में, है ना, अलग अलग अलग, कि ये महिषासुर है, ये है, तो वो सब हमारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं सारे। उनको किसने खत्म किया? माँ दुर्गा ने। तो माँ दुर्गा की ही साधना राहु को कंट्रोल करती है, और आपके सेंसेस, क्योंकि राहु सेंसेस हैं, उसको कंट्रोल में चलते हैं। नहीं तो कंट्रोल से बाहर होते ही राहु की एक्सिस सीसॉ में ऊपर जाते ही आपकी जिंदगी बर्बाद और तबाह होना स्टार्ट हो जाती है। आप जिंदगी भर या तो डॉक्टर, कोर्ट कचहरी, एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर्स जो भ्रमित करते हैं, आपने ये नहीं करवाया पूजा तो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये करवा लो, और वो करवा भी लेता है आदमी। आपको लग रहा था यार इसको समझ में नहीं आई ये बात, कि वो उसको बेवकूफ रहा था, नहीं आती। केतु क्या इम्पैक्ट डालता है मैम इस एक्सेस पे? केतु सेकंड में आया है ना, फैमिली से डिटैच रहना है आपको, आपको अपनी चीज भी झुक के मांगनी पड़ेगी। लेकिन सेकंड हाउस का केतु, मैं बताऊं, ये लोगों का भी ऐसा है कि ये इंट्यूशन से, भोलेपन से, फैमिली में किसी ने इनका बहुत बुरा किया है ना अगर, या पेन मिला है, अगर ये ऐसे ही बोल देंगे ना बैठे बैठे तेरा ये होगा ही होगा, सेकंड हाउस केतु। अच्छा, किसी वेल्थ के किसी को ये ब्लेसिंग दे दे कि यार भगवान करे तेरा खूब पैसा कमाए, वो कमाएगा। केतु सेकंड हाउस, इनका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होता है। ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं सेकंड हाउस के केतु वाले, और इनको देनी चाहिए, और इनकी ब्लेसिंग्स लगती है लोगों को। अच्छा, सेकंड हाउस केतु वालों को। लेकिन इनके फैमिली वाले इनके साथ में कुछ ऐसे पेनफुल इवेंट कर देते हैं कि इनके कई बार इनके मुंह से कर्स भी निकलती है फैमिली को लेकर। तो वो भी असर है 100% है। तो मैम राहु जब 9th में जाता है, ये हर बात को ब्रेक करके बोलते हैं। अच्छा मैम, राहु जब 9th हाउस में आता है और केतु 3rd में चला जाता है, तब क्या होता है? राहु 9th में, ये भी पितृदोष है एक तरीके से। यहाँ पर भी आपको आपके भगवान मंदिर से जाने से पहले अपने पूर्वजों का, अपने डीएनए को ठीक करें। डीएनए का प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए कई बार इनको फील होता है कि जैसा भाग्य साथ देना चाहिए वो नहीं दे रहा। और अगर यहाँ पे राहु, मैंने कई चार्ट में ये भी देखा है जी, कि राहु अगर अच्छा काम कर रहा है और पितरों को वो इंसान अच्छे जैसे ब्लेस्ड है पितरों से, तो इनके काम भी बहुत ज्यादा तुक्के में चलते रहते हैं। और इनके जो पूर्वज होते हैं जी, जो फोर फादर्स होते हैं ना, वो अपनी जगह पे अपने टाइम पे कुछ फेमस होते हैं। अच्छा, इनसे आप पूछो तो वो बोलेंगे हाँ 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जो भी हमारे दादा परदादा थे वो अपनी जगह पे फेमस थे, फेमस होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ठीक है, राहु यहाँ पर भी फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन से कनेक्टेड के लिए बहुत कार्मिक है, और फॉरेन की चीजों को पकड़ना चाहिए इनको, तो भाग्य खुलेगा। ये अचानक से है ना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, अचानक से बुद्धिज्म मानने लग गए। या केतु जब 9th में बैठता है ना तो रिजिड बनाता है धर्म के लिए, कट्टर बना दिया। राहु नहीं बनाएगा। राहु ठीक है यार, इसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, सब चलने दो। 3rd हाउस में केतु चला गया ना, छोटे भाई बहनों के साथ में डिस्टेंस है ना, तो अच्छा ही है इन लोगों के लिए। अच्छा, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, कार्मिक है वहां पर भी इनका। उनके कोई भी पेनफुल चीजें हैं उसको सुन ले। पॉजिटिविटी में अगर वो ना बुला रहे ना तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। इनके फोन कॉल्स बहुत ब्रेक होते हैं बात करते करते, इनकी चीजें अधूरी बहुत छूट जाती है। अच्छा, म्यूजिक क्लास ज्वाइन करी थी, छूट गई। जिम ज्वाइन करा था, बीच में छूट गया। आर्ट, कुछ भी आर्ट, पेंटिंग, कोई भी जो भी स्किल की चीजें होती है वो बीच में, हाँ बीच में छूट जाता है, इनका ब्रेक होता है। कोशिश करें इसको पूरा करने की, तो वो कार्मिक साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं इनका कंप्लीट
होगा। इनको कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और इनको पजल्ड गेम खेलने चाहिए बहुत बैठकर। वो रूबिक्स नहीं होते वाले, वो जो खेलते बैठे बैठे, ये बहुत करना चाहिए। हाँ, ये वाला काम इनको करना चाहिए। 9th हाउस में राहु जिनका आता है, उनको फादर की कोई प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ इल्यूजन क्रिएट होता है और वो छूटती है, जाती है, मतलब ये मिलने वाली थी लेकिन मिली नहीं। और उसके लिए वो बैठा बैठा सोच, कई समय सोचा ये तो मिल ही जाएगी मेरे को, उससे तो मेरा भाग्य बदल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पितृदोष है, ये ठीक करना है इसको। इनके साथ में भी पितृदोष 100% है 9th हाउस में। तो मैम जब राहु 10th हाउस में चला जाता है और केतु 4th में चला जाता है, तो किस तरह का कार्मिक पैटर्न देखने को मिलता है उसकी लाइफ? राहु 10th में बहुत अच्छी प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि अपनी जगह पे वो आ गया, फुल शो ऑफ, क्योंकि 10th हाउस पब्लिक है, स्टेटस है, समाज है, दुनिया है, और राहु को यही चाहिए। फेवरेट है राहु, फेवरेट है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में राहु आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, ये सभी फील्ड का ज्ञानी हो जाता है, जैक ऑफ ऑल। हाँ, ये इनके साथ में प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया और जो भी ऐसे ये भी कैमरे से रिलेटेड जितने भी काम है 10th हाउस के राहु वालों को करने चाहिए। लीगल में भी बहुत अच्छा कर लेगा ये। 6th हाउस 10th हाउस में लीगल की कोई भी फील्ड के अंदर है, एडवोकेट है, जज है, लॉयर है, अच्छे से मैनिपुलेशन कर लेगा। मैनिपुलेशन सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, कई बार पॉजिटिव भी होता है। भगवान कृष्ण भी मैनिपुलेशन करे, लेकिन वो पॉजिटिव मैनिपुलेशंस थे। तो 10th हाउस में बैठ के राहु आपका डीप कार्मिक डिजायर है काम को लेके, काम आपसे नहीं छूटेगा। आप बेड पे भी पड़ जाएंगे ना तो भी लगेगा हाय मरते मरते से पहले भी 2 काम करके जाऊंगा। अटैचमेंट डीप है आपका। केतु 4th हाउस में चला गया, वहां से एकदम सूखे रूखे पड़े हुए। हाँ ठीक है, इन लोगों के कई सारे घर हैं लेकिन कभी घर में टिक के नहीं रह पाए। अच्छा। एक घर का सेटलमेंट नहीं हो पाया, घर कई बार बदलने पड़ गए, कई बार लोकेशन चेंज करनी पड़ गई। फिर एंड में इनको लगता है कि यार अब तो रहने को कोई भी जगह मिल जाए, घर हो, एड्रेस चाहिए, मेरे को तो कोई लेना देना ही नहीं है, घर कैसा भी रहे। तो जो अटैचमेंट था धीरे 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 केतु ने उसको ब्रेक कर दिया। अगर आप डे 1 से ही इस पे रहेंगे तो वो कार्मिक बैलेंस, आपका बैलेंस चलता रहेगा, नहीं तो वो सीसॉ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मैम जब अब राहु 11th में चला जाता है और केतु 5th में चला जाता है, तब क्या कुछ देखने को मिलता है? राहु 11th में इनको तो सोशल मीडिया पे आना ही चाहिए। अच्छा, मैं ये बोलूंगी क्योंकि इनको 11th हाउस में राहु बैठ के, ये भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलजर्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस करते हैं। इनको सूझती बहुत अच्छी है, बैठे बैठे कुछ भी बोल दिया वो तुक्का बढ़िया लग जाता है इन लोगों तो इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है सेंसेस की वजह से। इंट्यूशन तो केतु के पास में है, लेकिन इनका 5th भाव में केतु गया हुआ है। तो ये जो भी पढ़ाई करी है ना, जो भी डिग्री करी है, उसमें ये कभी काम नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी पढ़ाई में भी ब्रेक लगता है, और एक बार ऐसा ब्रेक लगता है जिसमें दुनिया बोलती है ले इसका तो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। पता लगा कि स्कूल से रेस्टिकेट किया गया था, और फिर उसके बाद में जो और बच्चे थे जो टॉपर्स थे उनसे भी आ गया ये बच्चा अपने करियर में, क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है। बड़ा फेम, स्टेटस, फ्रेंड सर्कल, सोशलाइट बनाता है आदमी को बहुत तगड़ा। तो राहु यहाँ पे ये सब। और मैम 5th भाव में केतु क्या असर दिखाता है फिर? 5th भाव की केतु से ही डिटैच रहे तो ज्यादा अच्छा है। कोई रिलेशन हो गई तो उसमें डूबना नहीं है, केतु वहाँ पे डिटैच कर देगा आपको। पढ़ाई का एक बार मैंने आपको बता ही दिया। बच्चे से रिलेटेड चीजों के अंदर बच्चा, केतु 5th हाउस में गया ना, इनके दिमाग में बच्चा अगर हो गया है, ये कमेंट करके लोग बताएं भी कि मैं क्या सही बोल रही हूँ क्या। आप लोग जरूर कमेंट करके इस बात पे बताइए। हाँ, जिनका 5th हाउस में केतु, उनके दिमाग में 24 घंटा बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में जरूर रहता है। तो केतु डाल के रखता है एक, क्योंकि केतु ना छोटे ऐसे इंसेक्ट्स भी है, तो कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, कीड़ा है इसके तो इनके कुछ ना कुछ ऐसा कीड़ा है, वो छूटता ही नहीं है। वो बैलेंस करना है इनको, क्योंकि किसी दिन भी झटका लगेगा, फिर वो झटका, वो केतु का झटका सहन नहीं होता, फिर वो बहुत तड़फड़ाता है आदमी, वो इमोशनल पेन बहुत बढ़ा दे देता है। तो थोड़ा सा वहां पे संभल के चले, यही मैं कहना चाहूंगी। और मैम जब राहु 12th हाउस में शिफ्ट हो जाता है और केतु 6 में चला जाता है, तब क्या कुछ असर डालते हैं ये दोनों ग्रह, और एक्सेस किस तरह की बनती है? क्या बैलेंस मेंटेन होता है? ज्यादातर चार्ट में मैंने देखा है कि जेल यात्राएं कराता है। अब
डरने वाली बात, कोई लोग सुन के होगा बैठा हुआ होगा। देखो जेल यात्राओं के ना कारण बहुत सारे बनते हैं। कई बार आप नहीं कुछ होता है तो भी आपको हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के कारणवश चले जाते हैं, बहुत सारी, वो उस पर मैं डिस्कस नहीं कर सकते, ये पॉडकास्ट है। लेकिन 12वें घर में राहु जो है, 12वां घर क्योंकि जेल है, सडन करवा दिया, और उस यात्रा के बाद में आपका जीवन में बदलाव आता है। डरने वाली नहीं, वो कार्मिक है, आपको उसको भोग लो एक बार। और यहाँ पे पुलिस से, क्योंकि राहु पुलिस है, केतु एडवोकेट है, और सैटर्न जज है, ठीक है। तो पुलिस वालों के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखो, उनके साथ में बदतमीजी करना, अगर वो कुछ फाइन वाइन कार्ड भी दिया ना तो तुरंत दो, क्योंकि बहुत भयंकर पेंडिंग कर्मा है आपका इन चीजों से। इवन राहु 6th हाउस भी और 12th हाउस भी। अगर कोई आपका कहीं पे ऐसा लग रहा है कि यार ये पैसे इलीगल जा रहे हैं तो भी दे दो एक बार, उसमें दिमाग मत लगाओ ज्यादा। एडवोकेट बेफालतू के पैसे खा रहा है, कोई बात नहीं, खाने दे, ले जा। ये दोनों का बता रही हूँ मैं, राहु केतु अगर यहाँ पे भी है या यहाँ पर भी है। फॉरेन लैंड राहु से कनेक्टेड अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक बड़ा लॉस अगर आप अपनी ही जगह पे काम कर रहे हैं जरूर करवाएगा। वो भूमि से मांगता है, जिस भूमि में आप रहते हैं वहां पे आपका कर्ज है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसलिए 12वां घर चैरिटीज भी है। तो कई बार 12वें घर में राहु वाले लोग धीरे धीरे चैरिटीज पे बहुत आ जाते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जेब में जितना पैसा निकाल के दे दिया ऐसे भी हो जाते हैं। तो मैम जिनके 12th हाउस में राहु होता है उनकी लाइफ में जैसे इस तरह के स्ट्रगल्स आते हैं, जेल जाना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा कार्मिक डेट है। अगर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि ये लोग कुछ उपाय करें या कोई तरीका है है ना, किसी की पूजा आराधना करें तो इससे ये बच सकें, या इनका ये जो डेट इम्पैक्ट बहुत कम होगा। ऐसे देखो होता है कि राहु का 12वें घर में ना दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा राहु पे से गोचर कर रहा है ना, उस टाइम पे अगर ये कर सके, मुझे नहीं पता, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है कि जेल की रोटी खाना, तो किसी जानकारी से कुछ दिन के लिए मंगवाएं और खाएं, पुलिस वालों को पैसे दे, ठीक है ना, कोई जेल में है उससे मिलके आ जाए, जेल के आसपास घूम के आ जाए, और जाके अंदर भी बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मतलब इनका वो जो कार्मिक डेट है ये उसी में कंप्लीट होना है आएगा ये सब चीजें। उनके लिए वो एक वारंट निकलता है एक बार लाइफ में। अब वो चाहे उसके लिए भाग जाए वही बात अलग है, फरार हो गए वो बात अलग है, लेकिन निकलता जरूर है। ये फॉरेन के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन मनी के लिए बहुत अच्छा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टबैको, लिकर, ड्रिंक, एडिक्शंस की चीजें, 12वें घर का राहु, स्मगलर्स, बहुत स्मगलिंग वाले काम में जो है उनका राहु 12वें घर के अंदर होता है, कभी कोई पकड़ ही नहीं पाता है पुलिस वाला उनको, क्योंकि पुलिस वालों को वो खिलाते रहते पिलाते रहते। तो फॉरेन ट्रेडिंग वगैरह इनके लिए काफी अच्छी, बहुत अच्छी है, बिटकॉइन का काम बहुत अच्छा है, फॉरेन ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, सी रिलेटेड काम जितने भी, मरीन से रिलेटेड जितने भी काम है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। केतु क्या इम्पैक्ट डालता है मैम इनकी लाइफ? केतु 6ठे घर में बैठा हुआ है ना, कई बार ये जॉब छोड़ते हैं बैठे बैठे। तो अभी कुछ हुआ, अभी लगी 1 महीने पहले जॉब लग गई, बहुत खुश है, घर वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं, अरे वाह लग गई, बड़ी मुश्किल से लगी है। 1 महीने बाद में वो न्यूज दे रहा है मैं तो छोड़ दी। क्यों छोड़ी? बस छोड़ दी। ऐसे ये लोग हरकतें बहुत करते हैं केतु 6ठे घर में। तो मैम अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, एप्टली बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनके ट्रेड का डिसकंटिन्यूएशन हो जाए या किसी और फील्ड में चले जाए? 100% करते हैं ना, यहाँ पे कार्मिक हो गया। बहुत अनजान लोगों से इनको मिलना है, अनजान चीजें करनी है, अजीब से काम करने हैं लाइफ के अंदर। काम कुछ कर रहे हैं, दुनिया के सामने कुछ और है, काम दूसरा भी चल रहा है। ये बहुत झोलम झाल वाली पोजीशन है। मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही है, अच्छे में बोल रही हूँ मैं ये चीज। पता ही नहीं चलेगा कुछ, क्योंकि बहुत लोगों से कार्मिक ऋण है ना। राहु 12वें घर में भी गया तो बहुत सारे लोगों से कमर कस लो अपनी, कई लोगों से मिलना है, कई लोगों के साथ में आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हंसी करते जाएं उसको। मैम 2026 आने वाला है, सूर्य का साल माना जा रहा है, तो ऐसे में मैं अगर चाहूँ कि आप ऑडियंस उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए उनके स्ट्रगल से, इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या इष्ट की आराधना करनी चाहिए या गुरु की आराधना करनी चाहिए? ये एक मैसेज आप ऑडियंस को दें। ठीक है, देखिए 2026 में है ना, पूरी तरीके से जो बलवान ग्रह है वो जुपिटर है, क्योंकि अतिचारी होके 3 राशियों को जुपिटर छूने वाले हैं। और विक्रम संवत 2083 की जो हम बात करते हैं उसके अंदर जो मंत्री बन के आ रहे हैं, वो पूरा एक कंसेप्ट है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगी, उसमें जुपिटर ही बन रहे हैं।
हाँ। क्योंकि जुपिटर से ही जो हमारा ये नया साल लगता है उस दिन जो दिन है वो गुरु है, तो वो मिनिस्टर बनेंगे। तो जुपिटर की प्योर सात्विक एनर्जी पूरे साल बहुत है। ये मैंने एक हिंट दे दी। तो जुपिटर की ब्लेसिंग, विष्णु भगवान की ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग, तुलसी की पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम करना, ये जितना करेंगे उतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है। तो राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए ये सारी रेमेडीज जो मैम ने बताई हैं, ये सब आपको करनी है। एंड आई एम श्योर आपका 2026 बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप आए, इतना इंसाइटफुल डिस्कशन हुआ हमारे बीच में, एंड यू हैव ग्रेस्ड अस विद योर प्रेजेंस। थैंक यू। स्पीकिंग ट्री पर आप आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो दोस्तों, आज हमने बात की है कि क्या देखने को मिलता है जब राहु और केतु 12 घरों में किसी भी पोजीशन पर होते हैं तो आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके राहु और केतु कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। एंड आई सजेस्ट कि श्रद्धा शर्मा जी ने जो आपको उपाय बताए हैं, अगर आपकी लाइफ में राहु और केतु के प्लेसमेंट की वजह से कुछ स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं तो आपको उन उपायों को फॉलो करना चाहिए। हमने इस बारे में भी बात की थी कि आने वाला साल 2026 में आप ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे आने वाला साल आपका बहुत अच्छा बीते। इसलिए आज के लिए आई एम श्योर जितना इंसाइटफुल और इंट्रीगिंग पॉडकास्ट ये मेरे लिए था, उतना ही इंसाइटफुल और नॉलेजेबल ये पॉडकास्ट आपके लिए भी होगा। तो हमें इसी तरह से प्यार करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके अगर कुछ इंसाइट्स हैं तो उन्हें आप कमेंट सेक्शन में हमारे छोड़ सकते हैं, हम उन्हें बिल्कुल पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे के आने वाले पॉडकास्ट आपके ही कंसर्न के हिसाब से हम इसमें शामिल करें। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।